दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जो पूछ चुका है उस प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखते समय आप लोग यह प्रयास कीजिएगा कि मेरे आंसर देने से पहले आप लोग खुद इस प्रश्न का आंसर देकर देखें और यह जांच करें कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और कितनी तैयारी अभी आपको और करनी है। इस पर ध्यान देना है। और एक बात हमेशा याद रखिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहें और हमेशा सकारात्मक सोचें। और सकारात्मक सोचने का मतलब यह नहीं कि अपने आप में घमंड आ जाए। आप में घमंड जिस भी व्यक्ति में आया है वो हमेशा और हमेशा वो उसका विलुप्त ही हुआ, मतलब कि उसका नाश ही हुआ है। और आपके अंदर अनुशासन आए और आप में जैसे ही ज्ञान आएगी तो आप में विनम्रता आएगी। और अभी के समय में, वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि विनम्रता की जो है वो बहुत ही कमी हो रही है, जिस कारण से समाज का जो माहौल है, समाज किधर जा रही है, किस ओर जा रही है, किसी को खुद पता नहीं चल रहा है कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो यह क्यों हो रहा है? इसका होने के कारण है कि समाज से अनुशासन जो है वह ख़त्म हो रहा है। विद्यार्थी का अपने शिक्षक के प्रति आदर, सद्भावना को जो प्रतीक था वो अब ख़त्म हो रहा है। विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध अब पहले की तरह नहीं रहा। कहने का मतलब क्या है कि जो आजकल के जो छात्र हैं और छात्र के गार्जियन अपने छात्र को सपोर्ट करते हैं कि तुम गलत करो, वह शिक्षक का कद्र करना नहीं जानते हैं। गार्जियन यह भूल जाते हैं, माता पिता यह भूल जाते हैं कि आज यदि उनका लड़का या उनकी लड़की किसी शिक्षक का कद्र नहीं कर रहा है तो कल जाकर उनका ही बच्चा कद्र नहीं करेगा। वह उनके सामने में यदि उनसे कुछ मांगेगा तो उनका बेटा उनको नहीं देगा। गार्जियन शायद यह भूलता जा रहा है, जिस कारण से समाज में अनुशासनहीन व्यक्तियों की संख्या बहुत अत्यधिक हो रही है और समाज जो है वह बुराइयों की तरफ अत्यधिक मूव कर रही है। तो इस कारण से किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी जीवन में बहुत ज़रूरी है और व्यवहारिकता ज्ञान के आधार पर ही आपके अंदर किताबी ज्ञान भी समाएगा। तो इस कारण से अपने अंदर विनम्रता लाएं, अनुशासन लाएं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह याद रखेंगे हम लोग। किस शताब्दी में? तो 13वीं शताब्दी में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। और जगन्नाथपुरी मंदिर, मतलब क्या जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? तो वह भी पूरी उड़ीसा में ही है। और उसके निर्माणकर्ता कौन है? तो इसके निर्माणकर्ता हैं गंगादेव। हम लोग उड़ीसा से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माणकर्ता नरसिंह देव प्रथम हैं। यहाँ से हम लोग यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हम लोग यह भी याद रखेंगे। और यह सब चर्चा कहाँ से है? उड़ीसा से। मुंह बस सेवा भी जो है यह भी उड़ीसा के सरकार के द्वारा चालू किया गया है। आप उड़ीसा से यह भी याद रखेंगे। और चिल्का झील जो है वह आप लोग याद रखेंगे। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील भी उड़ीसा में है। यह भी आप लोग उड़ीसा से याद रखेंगे। दूसरी बात, चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो वह भी उड़ीसा में है। और शिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है? तो शिमलीपाल अभ्यारण्य भी उड़ीसा में है। यहाँ से आप लोग यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लैक पैगोडा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण किन दो राजवंशों के काल में सर्वाधिक हुआ? द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण किन दो राजवंशों के काल में सर्वाधिक हुआ? तो चोल एवं पल्लव वंश। चोल वंश एवं पल्लव वंश के शासनकाल में सर्वाधिक द्रविड़ शैली के मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ से आप लोग यह भी याद रखेंगे। आप लोगों का पहला प्रश्न, चोल वंश के संस्थापक कौन थे और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के बाद उत्तर भारत का प्रभुत्व नगर का प्रतीक नगर था। मतलब क्या? हर्ष के बाद उत्तर भारत का जो प्रभुत्व नगर का प्रतीक था वह कौन सा था? तो राइट आंसर होगा इसका
कन्नौज। कन्नौज जो है वह हर्ष के उत्तर भारत का प्रभुत्व नगर का प्रतीक नगर था। कौन? तो कन्नौज। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किसके निर्देशन में चालुक्य राजा कुमारपाल ने जैन सुधार कार्यक्रम आरंभ किया था? मतलब क्या किसके नेतृत्व में? तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे हेमचंद्र के नेतृत्व में चालुक्य राजा कुमारपाल ने जैन सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया। यहाँ से यह प्रश्न पूछ सकता है, जैन सुधार कार्यक्रम पल्लव चालुक्य के किस राजा के द्वारा किया गया? तो जैन सुधार कार्यक्रम चालुक्य के राजा कुमारपाल द्वारा किया गया। यहाँ से यह भी याद रखेंगे, किसके नेतृत्व में जब पूछे तो हेमचंद्र के नेतृत्व में यह आरंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, काकतीय राज्य का एक महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। काकतीय वंश का एक महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन कौन सा था? तो मोटदुपल्ली। मोटदुपल्ली जो था वह काकतीय वंश का महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था, मतलब एक तरह से बंदरगाह था। हम लोग यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कलचुरी राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कलचुरी राजवंश के अंतिम शासक लक्ष्मीकर्ण थे। यहाँ से यह हम लोग याद रखेंगे। कौन? तो लक्ष्मीकर्ण कलचुरी वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का उदय कहाँ हुआ था? तो चालुक्य वंश का उदय गुजरात अहिलवारा में हुआ था। चालुक्य वंश का उदय कहाँ हुआ था? तो चालुक्य वंश का उदय गुजरात अहिलवारा में हुआ था। यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, रामचरित के लेखक कौन थे? तो रामचरित के लेखक तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे? तो महेंद्रपाल के दरबारी कवि राजशेखर थे। यह भी याद रखें, महेंद्रपाल के दरबारी कवि कौन थे? तो राजशेखर। यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि राजशेखर किनके दरबारी कवि थे? तो राजशेखर महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, किसके अनुसार राजपूत शक कुषाणों एवं हूणों के संतान? मतलब क्या किसके अनुसार राजपूत जो है वह शक कुषाणों एवं हूणों के संतान थे? तो करमट टॉड के अनुसार राजपूत शक कुषाणों एवं हूणों के संतान थे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, पाल वंश का शासक गोपाल निर्वाचित शासक था। यह उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह उल्लेख खलीमपुर ताम्र अभिलेख मिलता है। पाल वंश का शासक गोपाल जो है यह निर्वाचित शासक था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूतकालीन पदाधिकारी कोटपाल होता था। राजपूतकालीन जो पदाधिकारी कोटपाल होता था वह क्या होता था? तो कोटपाल का काम था दुर्गों का रक्षा करना। तो दुर्गों का रक्षक, कोटपाल का मतलब क्या था? तो कोटपाल का मतलब दुर्गों का रक्षक होता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, राजपूत काल की कौन सी संरक्षिका आगे चलकर स्वतंत्र राज्य की शासिका बनी? तो दिद्दा रानी। दिद्दा रानी जो है वह राजपूत काल की संरक्षिका आगे चलकर स्वतंत्र राज्य की शासिका बनी। यह भी यहाँ इससे हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, कलहन में रातरंगिणी में कितनी उपजातियों का वर्णन किया है? कलहन ने रातरंगिणी में कुल कितनी उपजातियों का उल्लेख किया है? तो कुल 64 उपजातियों का उल्लेख किया गया कलहन के द्वारा रातरंगिणी में। अलबरूनी किसके द्वारा युद्धबंदी बनाकर लाया गया था? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के द्वारा। किसके द्वारा? तो महमूद गजनवी के द्वारा बंदी बनाकर लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? तो पृथ्वीराज रासो का लेखक आप लोगों को याद ही होगा, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो कौन था? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो का लेखक था। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, परमार वंश का पहला एवं स्वतंत्र शासक कौन था? तो परमार वंश का पहला एवं स्वतंत्र शासक श्रीहर्ष था। कौन था? तो श्रीहर्ष परमार वंश का पहला एवं स्वतंत्र शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं हम लोग, अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम था? तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। तो यहाँ से ऐसे पूछ सकता है, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, राजपूत काल में उत्तरी भारत के लोग किस पर लिखते थे? मतलब कि राजपूत काल में उत्तरी भारत के लोग किस पर लिखते थे? तो भोजपत्र पर। किस पर लिखते थे? तो भोजपत्र पर लिखते थे। यहाँ से हम लोग यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
भोगछुकी लिपि थी किसकी? भोगछुकी लिपि थी वह किसकी लिपि थी? तो भोगछुकी लिपि जो थी यह बौद्धों की लिपि थी। यहाँ से यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में हिंदू पुस्तकों का शीर्षक लिखते थे कहाँ पर? मतलब क्या हिंदू पुस्तकों का शीर्षक था वह प्रारंभिक काल में कहाँ लिखा जाता था? जैसे अभी शुरू में लिखा जाता है तो पहले अंत में लिखा जाता था मध्यकाल में हिंदू पुस्तकों का शीर्षक। तो याद रखेंगे कौन सा? तो अंत में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अमोघ वर्ष प्रथम का संरक्षक शासक कौन था? तो अमोघ वर्ष प्रथम का संरक्षक शासक कौन था? तो यहाँ से हम बोलेंगे कर्क। कर्क जो था वह अमोघ वर्ष प्रथम का संरक्षक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्याय कनिका का लेखक कौन था? तो न्याय कनिका का लेखक वाचस्पति। न्याय कनिका का लेखक कौन था? तो न्याय कनिका का लेखक वाचस्पति था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं हम लोग। काला पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ है? उड़ीसा में है। यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। दुनिया का प्रथम सुल्तान कौन माना जाता था? तो दुनिया का प्रथम सुल्तान कौन माना जाता था? तो महमूद गजनवी को दुनिया का प्रथम सुल्तान माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 11वीं शताब्दी के विश्वकोश के रूप में किसे माना जाता था? 11वीं शताब्दी के विश्वकोश के रूप में कथा सरित सागर किसे माना जाता था? तो कथा सरित सागर को 11वीं शताब्दी के विश्वकोश के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया? प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस लेखक ने किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया? तो अल बरूनी। यहाँ से यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक स्थान पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रभासपट्टनम के नाम से जाना जाता था? तो सोमनाथ जो गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर भी है महादेव का। तो सोमनाथ जो है पूर्व मध्यकाल में प्रभासपट्टनम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं हम लोग। कौन सा चोल शासक राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय द्वारा पराजित किया गया था? कौन सा चोल शासक राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय द्वारा पराजित किया गया था? तो कृष्ण प्रथम। कौन सा? तो हम लोग याद रखेंगे कृष्ण प्रथम नामक जो राजा था वह राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय द्वारा पराजित किया गया था। एलोरा का प्रसिद्ध विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के अनुदेशों पर पत्थर में काटकर तैयार किया गया था? तो हम लोग याद रखेंगे गोविंद तृतीय। किसके द्वारा? तो गोविंद तृतीय के द्वारा। सॉरी, यहाँ पर प्रश्न यह है जो एलोरा का प्रसिद्ध विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के अनुदेशों पर पत्थर काटकर बनाया गया? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा। और कौन सा चोल शासक राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय द्वारा पराजित किया गया? तो प्रांतक प्रथम। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का आंसर आप लोग बोलेंगे प्रांतक प्रथम होगा। और 33 का आंसर क्या होगा? तो 33 का आंसर होगा कृष्ण प्रथम। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार नागभट्ट को प्रथम को हराया था? मतलब किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार नागभट्ट प्रथम को हराया था? तो इसका आंसर होगा गोविंद तृतीय के द्वारा नागभट्ट प्रथम को हराया गया। गोविंद तृतीय के द्वारा नागभट्ट प्रथम को हराया गया। यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बंगाल पालों की सत्ता का अंत किसने किया? बंगाल में पालों की सत्ता का अंत किसके द्वारा किया गया? तो विजय सेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो हम लोग याद रखेंगे विजय सेन के द्वारा सत्ता का अंत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। यहाँ से हम लोग यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। लिंगायत किस देवता की पूजा करते थे? तो लिंगायत जो है यह शिव की पूजा करते थे। लिंगायत किसकी पूजा करते थे? तो लिंगायत शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बार बार पूछ चुका है। तो यह याद रखेंगे हम लोग 1526 ईस्वी में किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर इस युद्ध में जीत गया। और प्रथम दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया? तो वह था इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। यहाँ से लोदी वंश समाप्त होता है, मतलब दिल्ली डायनेस्टी समाप्त होता है। और
मुगल वंश का पहला मतलब बाबर का पहला विजय ये था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों के वास्तविक भयंकर शत्रु कौन थे? मतलब क्या चौहान जो वंश था उसका वास्तविक भयंकर शत्रु जो था वह कौन था? यहाँ से आप यह भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कन्नौज के गहरवाल। कौन था इसका वास्तविक भयंकर शत्रु? तो कन्नौज के गहरवाल वंश जो था वह चौहानों का वास्तविक भयंकर शत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागभट्ट द्वितीय किस वंश से संबंधित था? तो नागभट्ट द्वितीय जो है वह गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था। किस वंश से? तो गुज्जर प्रतिहार वंश से नागभट्ट प्रथम का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गुज्जर प्रतिहार शासक का नाम क्या था जिसे पाल शासक देवपाल ने हराया था? तो यहाँ पूछ रहा है कि उस गुज्जर शासक का क्या नाम था जिसे देवपाल ने हराया था? तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मिहिर भोज। किसे हराया गया था? तो मिहिर भोज को हराया गया था। यहाँ से हम लोग यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के पाल शासक किसके अनुयायी थे? बंगाल के पाल शासक किसके अनुयायी थे? तो बंगाल के पाल शासक बुद्ध के अनुयायी, मतलब क्या बुद्ध को मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस द्वारा करवाया गया था? तो राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण राज राजा चोल ने करवाया था। किस द्वारा करवाया गया था राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण? तो राज राजा चोल के द्वारा राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चोलों के शासनकाल में कुर्रम एक प्रशासनिक इकाई थी जिसकी इकाई थी, मतलब क्या कुर्रम जो था एक प्रशासनिक इकाई थी जिसकी इकाई क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा गांव के एक समूह से, मतलब क्या गांव का एक समूह था जिसकी इसकी जो कुर्रम का एक इकाई था। कौन? तो गांव का एक समूह को कुर्रम कहा था। यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गीत गोविंद का लेखक कौन था? तो गीत गोविंद का लेखक कौन था? तो गीत गोविंद का लेखक जयदेव। यहाँ से आप लोग यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, किस राजवंश के पास विशाल जलबेरा था? तो पल्लव राजवंश के पास विशाल जलबेरा था। यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, बंगाल के पालों ने किसे संरक्षण दिया था? बंगाल के पालों ने तांत्रिक बुद्धवाद को संरक्षण दिया था। बंगाल के पालों ने किसे संरक्षण दिया था? तो तांत्रिक बुद्धवाद को बंगाल के पालों ने संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर किसके संरक्षण में बनाया गया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक के संरक्षण बनाया। किसके शासक में? संरक्षण में। तो राष्ट्रकूट के संरक्षण में एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं हम लोग, चोल शासक की भाषा क्या थी? चोल शासक की भाषा क्या थी? तो चोल शासक की भाषा तमिल था। आप यहाँ से यह भी याद रखें, क्या था उसकी भाषा? तो चोल शासक की भाषा तमिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग, किस पाल शासक ने विक्रमशिला महावीर की स्थापना की? महाविहार। किस पाल शासक ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की? तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, चोलों के काल में तमिल भाषा में कंब रामायण किसने लिखा? तो चोलों के काल में तमिल भाषा में कंब रामायण किसके द्वारा लिखा गया? तो कंबन के द्वारा लिखा गया। इसका नाम भी क्या था? तो कंबन के द्वारा कंब भाषा में रामायण लिखा गया। यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा किया गया। यह भी याद रखेंगे। सोमनाथ मंदिर का प्रसिद्ध आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कौन सा आक्रमण था? मतलब क्या सोमनाथ मंदिर पर जो इसका आक्रमण था यह भारत पर कौन सा इसका आक्रमण था? तो यह भारत पर इसका 16वां आक्रमण था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो आज हम लोग कुल लगभग 50 से 55 प्रश्नों को देखने का प्रयास किए, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न था यह भी हम लोग याद रखेंगे। और आप अपना प्रैक्टिस सेट उठाइए और देखिए इसमें से कितना प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट से मिल रहा है। निश्चित है आपके प्रैक्टिस सीट से यहाँ पर प्रश्न मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। और कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में यह सारा प्रश्न पूछा जा चुका है। इस कारण से आपको हिस्ट्री करवाया जा रहा है, क्योंकि
यहाँ पर कोई भी फिजूल क्वेश्चन नहीं होगा। जो क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है वह क्वेश्चन आपको नहीं कराया जाएगा। यह जितना भी हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है इसमें वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी जिस एग्जाम में हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें पूछा जा चुका है। और यह सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जब इसको पढ़िएगा, देखिएगा और जब आप इसको बनाइएगा अपने मन से तो आपको भी लगेगा कि यह सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस कारण से आप लोग इसको पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। धन्यवाद।